हेलो डियर स्टूडेंट्स, थर्मोडायनेमिक्स जेईई एडवांस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस सीरीज़ का ये थर्ड और लास्ट वीडियो है। प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हम लोग ऑलरेडी 2019, 20 और 21 में इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका डिस्कशन कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग 2017 और 18 इन 2 सालों में इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका डिस्कशन करेंगे। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम जेईई 2018. For a reaction A to P, the plots of concentration of A and concentration of P with time at temperatures T1 and T2 are given below. If T2 is greater than T1, the correct statement is or are. इसके अलावा हम लोगों को सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है. Assume delta H0 and delta S0 are independent of temperature and ratio of ln K at T1 to ln K at T2 is greater than T2 upon T1. एच एस जी के इनका वही यूजुअल मीनिंग है और उसके बेसिस पर हम लोगों को कुल मिला करके डेल्टा एच, डेल्टा एस, डेल्टा जी इन तीनों का साइन डिसाइड करना है, नेचर डिसाइड करना है, प्लस माइनस. इतना सा क्वेश्चन है और थोड़ी सी बेसिक अगर आप इंफॉर्मेशन लगाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व होगा. जैसे देखिए भाई, डेल्टा एच के बारे में सबसे पहले अगर डेल्टा एच की बात की जाए तो डेल्टा एच का अगर आप देखोगे बच्चों यहाँ पर, इनफैक्ट सॉरी पहले चलिए ठीक है जो भी है डेल्टा एच की बात कर लेते हैं. आप यहाँ पर देखिए कि जैसे ही प्रोडक्ट का यदि अगर हम लोग ग्राफ देखें तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रोडक्ट का अमाउंट कम हो रहा है. और ली शातेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर आपको ध्यान हो तो जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में रिएक्शन किधर जाती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है. टेम्परेचर बढ़ाने से एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में रिएक्शन मूव्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, है ना. और प्रोडक्ट कम हो रहा है, ये क्लियर है एकदम. T1 टेम्परेचर पर प्रोडक्ट का अमाउंट ये दे रखा है या कॉन्सेंट्रेशन, और T2 पर इसका कॉन्सेंट्रेशन T1 के कंपैरिजन में कम है. टेम्परेचर बढ़ाया गया है, ये तो साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है. टेम्परेचर बढ़ाने से प्रोडक्ट का अमाउंट कम हुआ है. दैट मीन्स द रिएक्शन इज 100% एक्सोथर्मिक, और वी कैन से that delta H0 is definitely negative, less than 0. पहला एंथैल्पी का डिसाइड हो गया. डेल्टा G0 भी बड़ा आसान सा यार, क्योंकि आप चाहे T1 टेम्परेचर पर देख लो भाई, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यदि आप देखो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K विल बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. अब आप चाहे चाहे आप टेम्परेचर T1 पर देख लो, T1 टेम्परेचर पर रिएक्टेंट का अमाउंट प्रोडक्ट के कंपैरिजन में कम है ना, मतलब K की वैल्यू 1 से बड़ी है. और चाहे आप T2 पर चेक कर लो, T2 पर भी देख लो भाई, प्रोडक्ट 5 के ऊपर है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन 5 मोलर के ऊपर है, जबकि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन 5 मोलर के नीचे है. तो दोनों ही टेम्परेचर्स पर K की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, और अगर K की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो डेल्टा G और K के बीच का जो रिलेशनशिप है, डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस RT ln K. K यदि 1 से बड़ा है दैट मीन्स राइट हैंड साइड इज डेफिनेटली नेगेटिव, और राइट हैंड साइड अगर नेगेटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड भी नेगेटिव ही होनी चाहिए. तो फ्री एनर्जी भी इस रिएक्शन की नेगेटिव ही होगी. डेल्टा H0 is negative and डेल्टा G0 is negative. ठीक है, ये दोनों बातें तय हो गई. अब एंट्रोपी का, अब एंट्रोपी के लिए हालांकि यार ये स्टेटमेंट जो दे रखा है इसका भी यूज किया जा सकता है, लेकिन उसकी एज सच कोई बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं. दो कैसे, फ्री एनर्जी, एंथैल्पी और एंट्रोपी, इनका रिलेशनशिप, क्या रिलेशनशिप होता है इनका, डेल्टा G फ्री एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S. और जैसा कि अभी हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया कि इन दोनों ग्राफ से एक बात 100% क्लियर है कि टेम्परेचर T2 पर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K2 दैट इज लेस देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट K1, है ना भाई. देख लो, T1 से T2 में गए तो प्रोडक्ट का अमाउंट कम हो गया है और रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ गया है. दैट मीन्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम हो रही है. और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम होने का मतलब क्या हुआ इस रिलेशनशिप से अगर देखा जाए, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम हो रहा है मतलब डेल्टा G इज बिकमिंग लेस नेगेटिव, या फिर ऐसा बोला जाए डेल्टा G किस तरफ जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है.
और ऐसा किस केस में पॉसिबल है, देख लीजिए भाई, डेल्टा एच का नेगेटिव नेचर हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अब डेल्टा जी को चेंज करने का पूरा जो दारोमदार है वो डेल्टा एस के ऊपर ही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी डेल्टा एस की है। और टेम्परेचर बढ़ाने से यदि डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस टर्म को पॉजिटिव ही होना चाहिए। और ये टर्म कब पॉजिटिव होगा, जब डेल्टा एस भी नेगेटिव ही होगा, है ना। एक बार फिर से देखिए, मैं समझा रहा हूँ। टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम हो रही है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम हो रहा है, दैट मीन्स डेल्टा जी इज बिकमिंग लेस नेगेटिव और मोर पॉजिटिव। और डेल्टा जी लेस नेगेटिव कब होगा, जब डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव होगी। डेल्टा एस नेगेटिव हुआ तो ये सेकेंड टर्म आपका पॉजिटिव हो गया। अब आप जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे डेल्टा जी का नेगेटिव नेचर कम होता चला जाएगा। टेम्परेचर को आप जैसे जैसे बढ़ाओगे डेल्टा जी विल बिकम लेस नेगेटिव। तो इसलिए डेल्टा एस भी नेगेटिव ही होना चाहिए, तीनों के तीनों नेगेटिव हैं। और इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो आंसर मस्ट बी ए एंड सी। ए और सी ये दो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर होंगे। तो डेल्टा जी और डेल्टा एच, डेल्टा एस, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इनका रिलेशनशिप अगर आपको क्लियर है, इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये एक क्वेश्चन 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको भी देख लिया जाए। एन आइडियल गैस इज एक्सपैंडेड फ्रॉम P1 V1 T1 टू P2 V2 T2 अंडर डिफरेंट कंडीशंस। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हैं? डिफरेंट कंडीशन में यही सेम काम किया गया है, एक्सपैंड किया गया है। एक बात पक्की है कि एक्सपैंड किया गया है। अब चेक कर लेते हैं। पहला स्टेटमेंट, द वर्क डन ऑन द गैस इज मैक्सिमम व्हेन इट इज कंप्रेस्ड irreversibly from P2 V2 to P1 V1 against constant pressure P1। इस बात को आप आसानी से ग्राफ से समझना एक्चुअली काफ़ी आसान है। देखिए, अगर कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है, सपोज हम लोग इसका P वर्सेस V ग्राफ ड्रॉ करें। अगर एक्सटर्नल प्रेशर सपोज हम लोगों ने P1 पर कांस्टेंट कर रखा है, कंप्रेशन किया जा रहा है, तो डेफिनेटली P1 की वैल्यू P2 से ज़्यादा ही है। तो ये P1 पर और सपोज यहाँ पर कहीं पर P2 है, ठीक, P2 ये है। तो अगर कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर में हम लोग इसको V1 से लेकर के V2 तक लेके जाते हैं या V2 से V1 लेके जाते हैं, कंप्रेस किया जा रहा है इसको, तो इसका मतलब है कि कंप्रेशन है ना इसमें, यस कंप्रेशन है। तो हम लोग V2 से इसको V1 की तरफ लेके जा रहे हैं। तो यार देखो, इसमें तो वर्क डन आपका सीधा सीधा दिखाई पड़ रहा है, ये जो एरिया अंडर द कर्व है यही इसका वर्क डन होगा। और अब आप दूसरे किसी भी मेथड से काम कर लीजिए, है ना, कंप्रेशन अगर करेंगे तो वर्क डन इस स्क्वायर से ज़्यादा किसी भी केस में नहीं होने वाला। अगर आप इसको रिवर्सिबली करोगे तो रिवर्सिबली में तो भाई क्या होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर सेम होते हैं। तो P2 आपका क्या P1 से कम है, तो डेफिनेटली जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो P1 के कंपैरिजन में कम ही रहेगा। दैट मीन्स वर्क डन विल बी लेस। तो इसलिए कंप्रेशन में मैक्सिमम वर्क इरिवर्सिबल प्रोसेस में ही ऑब्टेन किया जा सकता है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, कोई डाउट ही नहीं। If the expansion is carried out freely, it is simultaneously both isothermal as well as adiabatic। फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है भाई, वर्क डन जीरो होगा। अब अगर वर्क डन जीरो है तो मान लो हमने सपोज पहले आइसोथर्मली इसको एक्सपेंड करने की कोशिश की। आइसोथर्मल का मतलब क्या हुआ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी जीरो। और अब यदि आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाओगे तो डेल्टा यू अगर जीरो है तो क्यू अपने आप क्या होगा, जीरो ही हो जाएगा। दैट मीन्स द प्रोसेस विल बी एडियाबैटिक। अगर आइसोथर्मल होगा तो एडियाबैटिक भी होगा। सेम लॉजिक, अगर आप भाई एडियाबैटिक प्रोसेस सपोज करना चाह रहे हैं तो एडियाबैटिक में क्यू की वैल्यू जीरो होगी, और अगर क्यू जीरो होगा तो अगेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग डेल्टा यू विल अगेन इक्वल टू जीरो। तो अगर प्रोसेस एडियाबैटिक है तो आइसोथर्मल भी होगा। मतलब कुल मिलाकर के आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस दोनों एक साथ ही होंगे अगर होंगे तो, है ना। तो इसलिए बी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, बी इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट, द वर्क डन बाय द गैस इज लेस when it is expanded reversibly from V1 to V2 under adiabatic conditions as compared to that
when expanded reversibly from V1 to V2 under isothermal conditions. The work done by the gas is less when it is expanded reversibly from V1 to V2 under adiabatic conditions as compared to that when expanded reversibly from V1 to V2 under isothermal conditions. तो मतलब कुल मिलाकर के ये बोल रहा है कि भाई एडियाबैटिक और आइसोथर्मल इन दोनों में से किसका वर्क डन ज़्यादा होगा। अगेन आप पीवी डायग्राम से इस स्टेटमेंट को आराम से जस्टिफाई कर सकते हैं। ये मान लीजिए हम लोगों का एक आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में भाई P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। ये आपका सपोज आइसोथर्मल का ग्राफ बना हुआ है, आइसोथर्मल। और अगर आप आइसोथर्मल और एडियाबैटिक दोनों में PV का रिलेशनशिप देखिए तो आइसोथर्मल में PV इज कांस्टेंट, एडियाबैटिक में PV रेज टू पावर गामा इज कांस्टेंट वेयर गामा इज ग्रेटर देन 1। तो भैया यहाँ पर आपकी पावर आइसोथर्मल के केस में तो पावर 1 है और यहाँ पर पावर 1 से ज़्यादा है, मतलब एडियाबैटिक का ग्राफ आइसोथर्मल से डेफिनेटली स्टीप होना चाहिए, स्टीप होना चाहिए। मेन जो चीज़ ध्यान रखने वाली है, ये जो वर्क डन के क्वेश्चंस होते हैं एडियाबैटिक और आइसोथर्मल में, इनमें बस आप एक बात ध्यान रखिए कि एडियाबैटिक का ग्राफ आइसोथर्मल से हमेशा स्टीप होता है। तो भाई अगर ये आइसोथर्मल का ग्राफ है तो एडियाबैटिक का ग्राफ क्या इसकी डेफिनेटली नीचे ही बनेगा। अगर आपको एडियाबैटिक को स्टीपर बनाना है तो एडियाबैटिक का ग्राफ क्या फिर आइसोथर्मल से, एक्सपेंशन के केस में, ये एक्सपेंशन की बात चल रही है, एक्सपेंशन के केस में एडियाबैटिक का ग्राफ डेफिनेटली नीचे ही बनेगा। और अगर नीचे बनेगा तो वर्क डन एडियाबैटिक में कम होगा, आइसोथर्मल में ज़्यादा होगा, है ना। यही बोल रहा है, द वर्क डन बाय द गैस इज लेस व्हेन इट इज एक्सपेंडेड रिवर्सिबली अंडर एडियाबैटिक कंडीशंस एज कंपेयर टू अंडर आइसोथर्मल कंडीशंस। तो इसलिए सी स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इस ग्राफ के बेसिस पर इसको हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं। एंड द लास्ट स्टेटमेंट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज 0 if it is expanded reversibly with T1 is equal to T2 and positive if it is expanded reversibly under adiabatic conditions with T1 is not equal to T2। तो पहला तो बिल्कुल सही बात है यार, इंटरनल एनर्जी अगर आप आइसोथर्मल T1 is equal to T2 मीन्स आइसोथर्मल प्रोसेस है, इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर डिपेंडेंट ही है केवल, तो डेल्टा U ऑटोमेटिकली क्या होगा, 0 ही होगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब अगर इसको हम लोग एडियाबैटिक कंडीशन में एक्सपैंड कर रहे हैं तो भैया एडियाबैटिक कंडीशन मींस Q इज 0 और अगर Q 0 है तो डेल्टा U विल बी इक्वल टू W। और एक्सपेंशन में वर्क डन इज ऑलवेज नेगेटिव, है ना, वर्क डन के फॉर्मूले से ही ये बात क्लियर है, वर्क डन इज -P एक्सटर्नल इंटू DV। एक्सपेंशन मींस DV विल बी पॉजिटिव, तो वर्क डन 100% नेगेटिव ही होगा बच्चों, और नेगेटिव अगर वर्क डन है तो इंटरनल एनर्जी चेंज विल आल्सो बी नेगेटिव। इसलिए ये डी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इसका पहला पार्ट करेक्ट था लेकिन ये जो दूसरा पार्ट है पॉजिटिव वाला दैट इज इनकरेक्ट। इसलिए A, B एंड C these three are the correct statements in this question। ऑलराइट, तो ये भाई पिछले 5 सालों के थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस का डिस्कशन है। आप देख सकते हो बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हैं और कुछ कंसेप्ट्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, है ना। तो इस तरीके से आप आगे आने वाले सालों के लिए थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर को अप्रोच कर सकते हो। इस तरीके के मैं चैप्टर वाइज सॉल्यूशंस कंटिन्यूअसली इस सीरीज में आते रहेंगे। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि और भी लोग इन सब वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें। ऑलराइट, थैंक यू बच्चों, मिलते हैं जल्दी दूसरे नए चैप्टर के साथ। जेईई एडवांस, जेईई मेंस, नीट, सभी के सभी सॉल्यूशंस इस चैनल पर मैं धीरे धीरे डालूंगा। थैंक यू वेरी मच।